दोस्तों आपके अपने चैनल ऑन स्टडी क्लास पर मैं आज आप लोगों के साथ फिर से एक क्वेश्चन लाया हूं। देखिए इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, जो भी मैं बताता हूं आप लोग कमेंट करते रहते हैं कि MBBI करा दीजिए, तो कम से कम आप जैसे कि 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको 15 तक क्वेश्चन तो पढ़ना ही होगा। 15-20 भी पढ़ते हैं तो आपको लिखने का जो ये कैपेसिटी है वो बढ़ जाता है। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन पूछे, अगर यही क्वेश्चन पूछे, अगर इससे रिलेटेड और भी अगर हम क्वेश्चन पढ़े हुए हैं तो इसमें अगर हम ऐड कर देते हैं तो कहीं ना कहीं शब्दों की संख्या बढ़ जाएगी ना। अगर आप इतना ही याद करके रखते हैं एक ही क्वेश्चन का आंसर, तो आप कितना लिख सकते हैं? क्या पूरा याद रह सकता है? नहीं रहता है। इसलिए आपको जो भी है उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और उसको विस्तार करने की तरीका आप स्वतः करेंगे। क्लियर? रटने से नहीं होगा। क्लियर है ना? तो चलिए देखते हैं कि आज का क्या क्वेश्चन है। तो गुणोत्तर माध्य का अर्थ समझाना है तथा उसके उपयोग पर प्रकाश डालना है, या गुणोत्तर माध्य के गुण और दोष एक टिप्पणी लिखना है, या गुणोत्तर माध्य ज्ञात करने की विधि समझाना है। तो ये माध्य निकालने का जो विधि है वो सवाल इससे नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि गुणोत्तर माध्य बहुत कम देर में निकाला जा सकता है और थोड़ा सा ही बनेगा, इसलिए ये आपको 20 नंबर में नहीं पूछ सकता है, इसलिए ये सवाल नहीं आएगा। अगले वीडियो में आप लोगों को, या पहले ही अपलोड हो जाएगा एक क्वेश्चन संबंध से, ठीक है ना। तो आप लोग उसको जरूर अच्छा से देखेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं देखें तो उसको देख लेंगे। क्लियर? तो यह या इन परिस्थितियों में गणितीय माध्य से श्रेष्ठ है। ठीक है, तो देखते हैं। गुणोत्तर माध्य का कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि गुणोत्तर मतलब गुना हो रहा है। कैसा हो रहा है? गुना हो रहा है। तो इससे आपको दिमाग में रखना है कि गुना वाला होगा। तो आप लोग ये गुणोत्तर माध्य अगर 11th-12th में पढ़े होइएगा, 11th में तो आपको पता होगा। नहीं तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या है। किसी श्रेणी के समस्त मूल्यों के गुणनफल का वह मूल, यानी कि रूट जो है, वर्गमूल जिसको जानते हैं ना, जितनी उसमें संख्याएं हैं, वर्गमूल वही होता है। दूसरी शब्दों में किसी श्रेणी के n मूल्यों के आपसी गुणनफल का nth मूल गुणोत्तर माध्य कहलाता है। यदि किसी श्रेणी की 2 संख्या है तो उसका गुणनफल जो होगा वो क्या होगा? तो उनके गुणनफल के वर्गमूल को गुणोत्तर माध्य कहेंगे। यानी कि आपको देखिए एक बात समझना है, इसमें क्या बात समझना है कि अगर 2 संख्या है तो वर्गमूल निकालेंगे, 3 संख्या है तो घनमूल निकालेंगे, और 4 संख्या तो 1/4 निकालेंगे। यानी कि वर्गमूल का मतलब आप समझते होंगे 1/2 होता है। क्या होता है? 1/2 का मतलब होता है वर्गमूल पावर में। ठीक है ना? अगर 5 की पावर 1/2 है या 25 का, इसका मतलब हुआ कि 25 का वर्गमूल कितना होगा? तो 5 होगा। क्लियर बात समझ रहे हैं ना? तो उसी तरह से जितनी संख्या होगी उतना यहाँ पर बढ़ जाएगा। अगर 3 संख्या है तो 3 में से 1 निकालना होगा। 4 संख्या अगर है, 4 संख्या का क्या का बोला गुणोत्तर माध्य निकालने के लिए, तो इसको तोड़ करके 4 को बनाएंगे, उसमें से 1 निकालेंगे। ठीक है? जैसे कि आगे देखिए उदाहरण। यदि किसी श्रेणी के 2 संख्या 4 और 16 है तो इनका गुणनफल जो होगा इतना होगा, और इसका वर्गमूल आएगा। क्यों? क्योंकि 2 ही संख्या है तो 2 में से 1 निकालेंगे। 2 में से 1 को निकालने का वर्गमूल कहते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, 8 क्लास में ही ये पढ़ना होता है। अतः गुणोत्तर माध्य जो होता है 8 होगा। इसका गुणोत्तर माध्य क्या होगा? 8 होगा। यानी कि इसका गुणोत्तर माध्य जो बिचला होगा गुना वाला, वो कौन सा होगा? 8 होगा। यदि श्रेणी में 3 संख्या है जैसे कि ये है ना, तो इनका गुणोत्तर माध्य 3x यानी 9 × 27, यानी कि जो आएगा 100 होगा। अब क्या करना होगा? उसका घनमूल निकालना होगा। यानी कि इसको 3 को करना होगा, 9 × 9 × 9। अगर ये 8 गुने पुर रहा है तो 8 गुने कीजिए, 7 गुने पुर रहा है तो 7 गुने। जैसा आपका गुणनफल है उसको 3 बार मल्टीप्लाई करके एक ही संख्या का करना होगा, ट्रिपल, हाँ, उसमें से 1 निकालना होगा। तो ये होगा उसका गुणोत्तर माध्य। क्लियर? यदि इसी तरह से श्रेणी में 4 संख्या है तब उन संख्या को गुणनफल का चौथा मूल होगा, है ना, गुणोत्तर माध्य कहलाएगा। संक्षेप में गुणोत्तर माध्य निकालने के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि आपको संख्या ये है ना, तो आप रूट लगाएंगे। रूट कहाँ तक ले लगाना है? तो n तक। आप देखेंगे रूट को हटाएंगे तो 1/2, परंतु n तक है, इसलिए जितनी संख्या आएगा इतना यहाँ पर लिखना होगा। ये पावर में है। क्लियर? यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं है, ये पावर में है, जो कि इधर आएगा। अगर 5 संख्या होगा तो इस तरह से आएगा, डैश x1 x2 x3, इस तरह यहाँ पर 5 होगा। इसका कहने का मतलब इसमें जो भी संख्या का गुणनफल आएगा उसमें जो भी आएगा उसको 5 बार मल्टीप्लाई, एक जैसा संख्या का पुराना होगा उसमें से 1 निकालना होगा। क्लियर? इस बात को समझ रहे हैं? तो इस बात को समझ गए तो आपका बन चुका है यही फॉर्मूला, है ना।
तो इसमें जी जो है स्टैंडर्ड फॉर ज्योमेट्रिक मीन है, और ये जो एन है वो स्टैंड्स फॉर क्या है, नंबर ऑफ आइटम है, और x1 x2 x3 etc स्टैंडर्ड फॉर वैल्यू है जो आइटम का है ना। तो अब इससे भी इजी जो है वो क्या है, तो देखते हैं। उपरोक्त विधि से जीएम की गणना करना एक कठिन कार्य होता है, इसलिए लघु गणकों का प्रयोग करके गणना क्रिया सरल बनाया जा सकता है। इसके लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जा सकता है। देखिए इसके लिए क्या आप उपाय कर सकते हैं कि अगर ज्योमेट्री गुणोत्तर माध्य निकालना है तो आपको एंटी लॉग लेना होगा। देखिए आपको 10th क्लास में ग्राफ का कॉपी देखे होंगे, ग्राफ की कॉपी के जो लास्ट में होता है उसमें लॉग का वैल्यू दिया हुआ रहता है ना, वहां से लेना होगा। इसलिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि ये याद आपको होगा नहीं या किसी को नहीं होगा, उसको देख करके बनाया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जैसे log 10 का वैल्यू 1 होता है, इस तरह से उसमें देख होगा क्लियर सब का वैल्यू है ना, तो आपको उसका वैल्यू यहाँ से डालना होगा। जैसे कि यहाँ पर जो भी होगा संख्या वो डालेंगे और लॉग उसमें देखेंगे, अगर log 7 है तो log 7 का वैल्यू देखेंगे, और इस तरह से देख करके जितनी संख्या होगा उससे भाग करेंगे। और वही दिया हुआ है यहाँ पर कि सब अगर संख्या x तरह है तो x तरह जोड़ लेंगे और क्या करेंगे, जितनी संख्या उससे भाग करेंगे। क्लियर। तो ये कठिन है थोड़ा उससे, जो कि ऊपर मैं समझाया हूँ, है ना। तो गुणोत्तर माध्य की गणितीय विशेषता क्या है? गुणोत्तर माध्य की निम्नांकित गणितीय विशेषता यह होती है, क्या होती है? गुणोत्तर माध्य में यह विशेषता होती है कि श्रेणी के प्रत्येक मूल्य के स्थान पर यदि मूल्यों का गुणोत्तर माध्य रख दिया जाए तो उनका गुणनफल वही होता है जो श्रेणी के मूल्य को आपस गुना करने पर प्राप्त होता है। जो कि आपको मैं पहले ही बताऊं कि जितना संख्या होगा उतना ही करके आपको उसमें से एक निकालना है ना। तो उदाहरण श्रेणी के लिए देखिए 2, 4, 8, 16 और 32 का गुणनफल इस तरह से होता है ना, तो इतना आया। तो इसका जो होगा, अगर हम इसका माध्य गुणोत्तर माध्य निकालेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। देखिए ये इसमें 1 8 पूरा 4 दूनी 8, 1 8 ये, और 8 दूनी 16 में 1 8 ही, इसमें का 2, ये 8 चौक 32, इसमें के 1 8, 8 चौक 4 वाला 4 इसका और 2 इसका, तो 4 दूनी के 8। तो इस तरह से 1 8 2 3 और 4, एक जो बना है 5, टोटल कितना 8 हुआ, 5 को 8। अब कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, तो 5 को 8 में से आपको एक को निकालना होगा। तो इसका माध्य क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, गुणोत्तर माध्य 8 हो जाएगा। अब उसको क्या करिएगा, 5 बार गुना कीजिएगा तो वही आएगा, स्वाभाविक बात है ना, तो वही आएगा। गुणोत्तर माध्य के लघु गणक से यदि श्रेणी के मूल्य के लघु गणकों से विचलन निकाला जाए तो क्या होगा, विचलन का योग 0 होगा। यदि दो समूहों के पदों एवं गुणोत्तर माध्य की संख्या ज्ञात है तो सामूहिक गुणोत्तर की गणना ज्ञात की जा सकती है। ये वाले सूत्र लगा करके, ठीक है ना। 2 गो रहेगा, अगर गुणोत्तर माध्य दिया हुआ तो पहला का और दूसरा का जोड़ करके दोनों की संख्याओं का योग से भाग कर देंगे। यदि गुणोत्तर माध्य एवं पदों की संख्या ज्ञात हो तो उनका गुणनफल भी प्राप्त किया जा सकता है। क्लियर, फॉर्मूला से, है ना। गुणोत्तर माध्य के लाभ क्या है, तो गुणोत्तर माध्य के निम्नलिखित लाभ है। चरम मूल्य का न्यूनतम प्रभाव, गुणोत्तर माध्य में समांतर माध्य के विपरीत चरम मूल्य यानी कि सीमांत मूल्य का कम प्रभाव पड़ता है। सभी मूल्य पर आधारित, गुणोत्तर माध्य श्रेणी के सभी मूल्य पर आधारित होते हैं, यानी कि एक को छोड़ देंगे एक को रखेंगे ऐसा नहीं है ना। अनुपात का माध्य, परिवर्तन के अनुपातों का औसत निकालने के लिए यह गुणोत्तर माध्य का गणना सर्वोचित होती है। बीजगणितीय विवेचना क्या है, तो गुणोत्तर माध्य का बीजगणितीय विवेचन भी किया जा सकता है। सामूहिक गुणोत्तर माध्य इस बात का प्रतीक है निश्चितता, यह श्रेणी की संख्या ऋणात्मक या शून्य हो तो गुणोत्तर माध्य को निश्चित रूप से ज्ञात किया जा सकता है। विश्वसनीयता, इससे परिणाम अधिक प्रतिनिधि एवं विश्वसनीय होता है क्योंकि इसमें असाधारण इकाइयों को कम महत्व दिया जाता है। संतुलित माध्य, गुणोत्तर माध्य बड़ी संख्याओं को कम तथा छोटी संख्याओं को अधिक भार देता है। गुणोत्तर माध्य का दोष क्या है कि गणना कठिन होगा। कब कठिन होगा, तो गुणोत्तर माध्य को ज्ञात करना कठिन होता है क्योंकि इसमें लघु गणक एवं प्रति लघु गणक का प्रयोग करना पड़ता है, जो कि आपको वैल्यू याद नहीं रहता है। क्लियर, इसलिए शून्य अथवा ऋणात्मक मूल्य की दशा में अगर शून्य हो जाए तब क्या होगा, तो गुणोत्तर माध्य का प्रयोग उस समय नहीं हो सकता है जबकि श्रेणी में कोई मूल्य शून्य हो या ऋणात्मक हो, तो उसका क्या होगा, गणना नहीं हो पाएगा।
सभी मूल्य का ज्ञान। तो इसमें मालूम करने के लिए श्रेणी के सभी मूल्यों को ज्ञात होना आवश्यक हो। यदि कुछ मूल्य ज्ञात ना हो तो इसकी गणना नहीं की जा सकती। अवास्तविक क्या है? तो गुणोत्तर माध्य ऐसी संख्या हो सकती है जो दिए गए मूल्यों से बिल्कुल अलग हो। सीमित प्रयोग, इस माध्य की लोकप्रियता बहुत कम है, इसलिए इसका सीमित रूप में उपयोग किया जाता है। गुणोत्तर माध्य का उपयोग क्या है? तो देखेंगे गुणोत्तर माध्य का उपयोग वहां करना चाहिए जहां बड़े मूल्यों को अपेक्षाकृत अधिक महत्व दिया जाना हो। दूसरे, जहां पर निश्चित संख्याओं की बजाय अनुपात या दरों की औसत ज्ञात किया जाना हो, वहां पर भी इस माध्य का प्रयोग किया जाता है। निर्देशांकों की गणना करने में इस माध्य का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है क्योंकि इस माध्य में उत्क्रमणीयता पाई जाती है और जनसंख्या के परिवर्तन के मापने के लिए यह भी माध्य उपयुक्त है। ठीक है, तो देखेंगे कि आप लोगों ने गुणोत्तर माध्य के बारे में क्या क्या दिया था, तो इस पर विश्लेषण करेंगे और एनालिसिस करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। एक बार, दो बार, तीन बार सुनेंगे और इसको पढ़ेंगे भी। जब तक कि समझ में ना आए तब तक इसको छोड़ना नहीं है। आपको क्या है कि देखते रहने से भी आप लोगों को याद होता है, किसी को भी याद होता है, इसलिए आप लोग इसको देखते रहेंगे, चाहे आप इसको पढ़ते रहेंगे। एग्जाम तो नज़दीक ही है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।